राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। आखिर भला क्या है दिमागी नक्सल, इसको समझना बहुत जरूरी। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अनंत अमित हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनंत अमित जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज जी का बहुत स्वागत है। अनिल पांडे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी का बहुत स्वागत। अनिल पांडे जी, आपसे बात शुरू करूंगा। दिमागी नक्सल की परिभाषा क्या है, ये भला क्या है? जी जी, आपने वैसे विस्तार से बता ही दिया। नक्सली, पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि नक्सली लोग कौन कौन है। नक्सली वो है जो इस देश के खिलाफ, नक्सली वो है जो व्यवस्था के खिलाफ, नक्सली वो जो इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ। और उस नक्सलियों को तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन जब दिमागी नक्सली की बात हो रही है तो वो लोग जो नक्सली विचारधारा के समर्थक हैं और छुप कर बैठे हुए हैं, और वो लोकतंत्र विरोधी हैं, सरकार विरोधी, व्यवस्था विरोधी। मैं सरकार विरोधी की बात नहीं करूंगा, मैं राजनीतिक व्यवस्था के विरोधी है, एक अलग तरह की चीजें चाहते हैं। और सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जिस दिन देखा कि जो हमारे पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम साहब ने जब ये लिखा ट्विटर पे कि मैं दिमागी नक्सली हूं, शायद उन्होंने शुरुआत, तो मुझे कुछ चीजें याद आई जो मैं यहाँ साझा करना चाहूंगा। तो 2009 में वो मंत्री थे देश के, और नक्सलियों के खिलाफ, नक्सल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा अभियान उस समय शुरू हुआ था। और हमें पता है कि उस समय बहुत सारे जवान जो है जंगल में। उसी समय 2009 की बात है, कोबार्ड गांधी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया। कोबार्ड गांधी जो है वो एक बड़े माओवादी लीडर रहे हैं, और जब उनको पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनसे बातचीत में जो 2-3 चीजें पता लगी, और वो बाकायदे पुलिस के रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेड है उनके बयान। उन्होंने कहा कि हमें जो है, जो माओवादी विचारधारा है, इसको हमें शहरों तक लेके जाना है। शहरों में हमें हमारे समर्थक और माओवादी विचारधारा के लोगों को हमें पैदा करना है। और उन्होंने कहा है कोट एंड कोट, जो पुलिस डॉक्यूमेंट में, कि ये काम हमें छुप के करना है। तो जो कोबार्ड गांधी ने शुरू किया, और ये सारी चीजें जब गृह मंत्री थे चिदम्बरम साहब, ये सब उनके समय की बात है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे समय में बजाय उन मुद्दों पे आने की बजाय इस असलियत जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ऐसे समय में जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो देश तोड़ने में लगे हैं, ऐसे लोग जो अराजकता फैलाने में लगे हैं, ऐसे लोगों के जो मोडस ऑपरेंडी देश विरोधी, उनको खोजना, उनको इंगित करना और उनको एक तरह से बेनकाब करना। नक्सली मतलब क्या है? तो अराजकता फैलाना, असंतोष पैदा करना। तो अगर आप देखेंगे पिछले जंतर मंतर देखेंगे तो पूरा क्या था, वो एक तरह से पूरी तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। अगर आप देखेंगे अविश्वास की बात, तो पूरी जो हमारी संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, यही सुप्रीम कोर्ट था ना जब रात में वो किसी आतंकवादी। ठीक है अनिल भाई, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा में। राज शर्मा जी, मैं भी नक्सल में चिदम्बरम को कूदने की क्या जरूरत थी? आप गृह मंत्री रहे हो देश के यार। राज शर्मा बोले चल जाएगा, आपने तो कागज पत्र देखे हैं, आपके पास तो रिपोर्ट्स रही हैं। आपके समय में ही नक्सल उन्मूलन का आंदोलन का अभियान चला, वो भी आ गए नहा धो बोले मैं भी दिमागी नक्सल हूं। राज भाई, एक और दूसरा प्रश्न मेरा कि ये किसी ने नहीं कहा कि छात्र दिमागी नक्सल है, फिर आप लोग ये बात क्यों ट्विस्ट कर दिए? अभी मैं इमरान को सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि छात्रों को कहा है दिमागी नक्सल। मैंने तो ऐसा किसी का वक्तव्य नहीं सुना जिसने कहा हो कि छात्र दिमागी नक्सल है। राज शर्मा जी,
तो प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें उन्होंने किसके लिए कहा था, सारा झाड़ खत्म। क्या दिक्कत है बोलने में, क्या अपनी जनता से? घर में अगर बाप है अपने बेटों के लिए कह दे नहीं बेटा मैंने ये नहीं कहा, इसका मतलब ये है, मैंने इन लोगों के लिए कहा, कह दे, वो क्या फर्क पड़ रहा है? प्रधानमंत्री तो हैं, कल को नहीं रहेंगे, देश के तो नागरिक रहेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है जी। मगर यहाँ पे एक चीज और बता दूंगा, जैसे कि सब अपना मन, बात ये नहीं जो मैं समझ कर बोल रहा हूँ, जी। बात वो है मैंने कहा और आप लोगों ने अलग अलग समझा, इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। दिमागी नक्सल कौन होता है? जैसे पांडे जी ने बताया, मेरे हिसाब से तो दिमागी नक्सल वो होता है जो एनालिटिकली माइंड का होता है, एनालिसिस करता है, खिलाफत अगर कोई गलत काम हो रहा उसके लिए आवाज उठाता है, ये है मेरे हिसाब से। तो आप कहो या अमित भाई कह दें, पांडे जी कह दें कि नहीं ये नहीं है, मतलब वही है जो सामने वाला समझता है, मतलब वो नहीं जो आपने बोला, आपकी बात चलेगी। और प्रधानमंत्री जी के बारे में फिर एक वो लाल किला क्या इन बातों को करने का था? अच्छा, फिर किन बातों के लिए है? दिन भर गालियां दे रहे हो भाई, यही अभी भी लाल किले से नक्सली ये वो, अरे कोई अच्छी बातें कर लेते। पूर्व के प्रधानमंत्रियों के भाषण सुन लीजिए, वो किस तरह देते थे और कितने सिंपलिसिटी में आते थे वो लोग, ये भी तो देख लीजिए भाई। मैं तो आवाज उठाता हूं, मैं तो आज आवाज उठाता हूं। मेरे क्षेत्र में अगर थानेदार गलत करता मैं आवाज राज भाई एक मिनट, मतलब ये बात समझ में आई, नक्सली छोटा मुद्दा है, राज्यसभा लाल किले से नहीं बोलना चाहिए था, आप ये कह रहे हो जी ना? अब आप मतलब अपना निकाल के कहने लोगों तो मैं तो फिर नहीं, अभी अरे यार हमसे ना उलझो। अभी आपने कहा मेरे भाई कि ये लाल किला इन चीजों के लिए है, इसका तो यही मतलब है यार। एटा में भी यही मतलब, बरेली में भी यही मतलब, जहानाबाद में भी यही मतलब, लंदन में भी यही मतलब यार, इसमें कोई दूसरी बात है क्या? दिक्कत पता क्या है जी? दिक्कत पता क्या है? मैं बोल सकता हूं, समझा तो नहीं सकता, ये तो मेरी भी वो है, मैं बोल ही तो सकता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री से आप अपेक्षा करते हो कि वो 155 करोड़ लोगों को अलग अलग चिट्ठी लिखे, आप नहीं समझा सकते, आपको समय नहीं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ये बाउंड है, मतलब कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के पास इतना टाइम नहीं कि वो समझाए, वो कह रहा मैंने जो बोल दिया अब समझा नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री पर ये बाउंडेशन है कि आप 156 करोड़ लोगों को समझाओ। बोले प्रधानमंत्री तो हो, कोई अमर तो हो नहीं। अभी राज भाई की शब्द उच्चारण कर रहा हूं, क्यों नहीं कर सकते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस? बताओ, ये विषय महत्वपूर्ण है। मैं धर्मेंद्र सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूं कि मेरी समझ में दिमागी नक्सल क्या हुआ है। मैं इस बात, दो बातों से कतई सहमत नहीं कि बताओ लाल किला, इसके लिए लाल किले से ये बात जरूरी है करना भाई। दशकों तक भारत का एक बड़ा भूभाग लाल रहा है। रेड टेररिज्म छोटा विषय है क्या? लाल किले में कंचे खेलेंगे क्या? दूसरी बात, राज भाई के ये चिढ़ है, ये चिढ़ मत रखिए। लोकतंत्र चिढ़ का निषेध करता है, ये बात मैं सबसे कहता हूं। उन्होंने कहा मतलब साधारण रूप से नहीं आ सकते, ये कोई क्या बात हुई? क्या घुटना पहन के आ जाए खाली, तब मन भरेगा कि बोले बताओ कपड़ा कलब भी लगा है। पंडित जी बिना, कभी आपने पंडित जी को लाल किले के आसपास भी, प्राचीर छोड़ो, बिना शेरवानी के देखा, बिना गुलाब के फूल लगाए? नहीं ना। वो भी आ सकते थे गेंदा का फूल लगा के, या कभी कुर्ता पजामा पहन के आ जाते? नहीं आए, कभी नहीं आए। चूड़ीदार और जोधपुरी और उधर गुलाब का फूल आए ना। इन बातों को मुद्दा मत बनाइए राज भाई, बड़ी बात करिए यार, कहां उलझ रहे हो? बैंक का बाबू अच्छे से रह सकता है, राजनीतिक दलों के छोटे छोटे कार्यकर्ता बड़ी बड़ी गाड़ियों में बढ़िया कपड़े पहन के मौज ले रहे हैं, आधा आधा किलो सोना पहन के। क्या प्रधानमंत्री के लिए हम करें बताओ? ऐसे सज धज के घूम रहे हैं, नंगे घूमे। ये चाहते हो कि पत्ते बांध लें? दादा भारत के प्रधानमंत्री। अब मैं एक बात बता के धर्मेंद्र भाई के पास आऊंगा। एक सेमिनार था यहां दिल्ली के मावलंकर हॉल में, उसमें नक्सल का भी जिक्र था। सच्चर कमेटी जिनके नाम पर बनी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर भी उसमें थे, अनिल पांडे। तो मुझसे पहले सच्चर साहब बोले, धर्मेंद्र जी सुन लो, बड़े आदमी थे सच्चर साहब, उन्होंने कमेटी उनके उस पर है बनी मुसलमानों पर। तो उनने वो सब बातें कही कि जहां अन्याय होगा वहां इस बगावत होगी टाइप की।
फिर मुझे भाषण देना था। मैंने कहा भाई साहब, कितना भी अन्याय हो, कितना भी व्यवस्था से नाइत्तफाकी हो, बंदूक उठाने और बम फेंकने की इजाजत मैं किसी को नहीं दे सकता ना। संविधान ने आपकी नाइत्तफाकियों से निपटने के लिए प्रावधान किए हैं अपने भीतर। और मैंने कहा काहे को नक्सली सच्चर साहब, हर आदमी कहीं ना कहीं नाइत्तफाकी रख रहा है, सब बंदूक उठा लेंगे तो एक ही दिन में देश खत्म हो जाएगा। क्या तमाशा है यार। हिंसा को विचारधारा से ढकिए मत सच्चर साहब, मैंने मंच पर उनके सामने कहा। यही दिमागी नक्सल है ना, यही दिमागी नक्सल है। इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण दे दिया। ज्यादा दूर ना जाओ, किताबें भी ना पढ़ो, यही दिमागी नक्सल है कि वो अबू जुमाड़ में या दंतेवाड़ा में 75 सीआईएसएफ के जवानों को बारूद से मार देने के कृत्य को कह रहे हैं। गुस्सा है, आक्रोश है, उस आक्रोश को समझिए। अरे आक्रोश है तो आप डायनामाइट लगा देंगे देश में, अपने घर में रखो यार आक्रोश। यही दिमागी नक्सल है। मैंने सरल व्याख्या कर दी, बाकी लोग तो कठिन बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल सरल कर दी और उदाहरण दे दिया। धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी से किसी ने ऐसा बोला कि अभी नहीं बोला कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं? जी भैया अनम्यूट कर लो। धर्मेंद्र जी। जी आवाज जा रही ना? हाँ, जी, नमस्कार अमिताभ जी, जी। जी, जी, मैं भैया। कह रहा था कि यहाँ बैठे सारे पैनलिस्ट और विशेष रूप से आपसे, जिनको भी हम समझते हैं कि बौद्धिक है और दिमाग है, कानून की जानकारी है, अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी है, और व्यवस्था में जिस व्यवस्था की बात अनिल जी कर रहे थे, पांडे जी, अगर व्यवस्था में भ्रष्टाचारी रूप में दीमक और घुन घुस गया है तो उसके खिलाफ किसानों की, आदिवासियों की, छात्रों की, नौजवानों की बात उठाना, सवाल पूछना, वो अगर बौद्धिक नस्लवाद है तो हर कोई यहाँ नस्लवादी बैठा है। कि कोई यहाँ मूर्ख तो बैठा नहीं। अगर वो वैचारिक रूप से सक्षम है, कानून की जानकारी है और व्यवस्था में हो रहे छेद को, व्यवस्था में हो रहे भ्रष्टाचार को, समस्याओं के न सुनने के खिलाफ सवाल उठाता है, तो आप उसको बौद्धिक नस्लवादी कर देंगे। ये कैसे संभव है? दूसरी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रधानमंत्री जी। नहीं धर्मेंद्र, एक मिनट फिर पूरा बोलेंगे, एक सेकंड। ऐसा किसने कहा कि जो सवाल पूछ रहा है वो नक्सल, बौद्धिक नक्सलवादी? मुझे नाम बताइए। मैं बता रहा हूं जी अमिताभ जी, ये सब, इसकी कानूनी मान्यता क्या है? बौद्धिक नस्लवादी कौन है? पुलिस तय करेगी, प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। नहीं, आपने कहा ना। अरे भाई, आपने जो सवाल पूछ रहा है उसको आप बौद्धिक नक्सलवाद कह रहे हो। मैं पूछ रहा हूं किसने ऐसा बोला? किसी ने तो बोला होगा, तभी ना आपने पकड़ा है। 1.5 मिनट आप केवल हमें समय दीजिए। मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोलते हैं। लाल किला केवल प्रधानमंत्री का राजनीतिक मंच नहीं है। लाल किला संविधान, नागरिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। वहां से देश को जोड़ने वाली भाषा जानी चाहिए, किसी को इंगित करने वाली नहीं। देखिए होता क्या है, एक जो डाक विसिल होती है, डाक विसिल एक शब्द है जिसकी सीटी अब वो हिंदी में थोड़ा ठीक नहीं करना। डाक विसिल में क्या होता है, एक राजनीतिक और सामाजिक संवाद की एक वो क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है। एक उसको क्या कहेंगे, राजनीतिक चाल होती है। अमेरिका में एक शब्द है इंटरसिटी क्राइम। सोचने में तो बहुत सिंपल सा है इंटरसिटी क्राइम। हमसे आपसे किसी लेमैन पूछा इंटरसिटी क्राइम, भाई शहर के अंदर का अपराध तो बहुत सामान्य, इसमें किसी के ऊपर आरोप नहीं। लेकिन इस शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर अश्वेतों को चिढ़ाने के लिए या अश्वेतों को इंगित करने के लिए, मुख्य धारा से काटने के लिए। तो ये एक सामान्य भाषा नहीं है, ये डाक विसिल होती है। प्रधानमंत्री जी ने अपने इस शब्द का प्रयोग करके लाल किले से वो अपने इकोसिस्टम को एक खास संदेश देना चाहते थे। उन्होंने दिया, कि क्यों दिया, किस लिए दिया, आप समझदार हैं, क्या कहना चाहते थे। लेकिन इस देश में आदिवासियों की बात करना, किसानों की बात करना, छात्रों की बात करना, सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार से सवाल पूछना, अगर ये दिमागी नक्सल है तो यहाँ का हर कोई पढ़ा लिखा बौद्धिक व्यक्ति दिमागी नक्सल है। और या तो उनका फॉलोअर है आंख मूंद करके, जिनको भक्त कह सकते हैं। तो हम तो इस देश के नौजवानों से उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारे अमिताभ जी के या अनिल जी के, राज साहब के, अनंत जी के भक्त बने। सवाल पूछना चाहिए, हम गलत हो चाहे अनंत जी गलत हो, चाहे आप कोई सवाल हो। और अगर इसको दिमागी ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात, आदिवासी, किसान,
गिरिवासी, बनवासी, छात्र छात्राएं, स्कूल के जाने वाले बच्चे, नौकरी करने वाले नौजवान, इनको का नक्सलवाद से क्या लेना देना? मैंने बताया ना, लोग बहुत कच्चा खेलते हैं फिर पकड़े जाते हैं। दंतेवाड़ा में माइंस बिछा के 75 पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को 1 सेकंड के आधे हिस्से में ध्वस्त कर देना, ये नक्सलवाद है। और उसको कवर फायर देना नक्सलवाद है। किसान की बात, छात्र की बात नक्सलवाद किसने कह दी? ये दुष्प्रचार क्यों फैला रहे हो यार? समझदारी से बोलो। एक यहां पर रुक जाओ भाई धर्मेंद्र, अभी रुक जाओ। अभी वहां धार में बच्चियों ने सड़क जाम की, कहा कमिश्नर को बुलाओ। किसी मूर्ख ने नहीं कहा ये नक्सलवाद है, किसी ने नहीं कहा। मैंने नक्सलवाद का उदाहरण दिया भाई साहब। दशकों दशक तक वहां प्रशासन नहीं घुस पाया, सेना नहीं घुस पाई, पुलिस नहीं घुस पाई हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में। उसको इतना सरलीकृत कर दिया। बोले इधर छात्रों की बात, आदिवासी की बात, गरीब की बात, अरे सबकी बात ठीक है, लेकिन नक्सलवाद की बात ठीक नहीं हो सकती, ये जान लीजिए। सबको सब सवाल पूछे स्वागत, लेकिन हम नक्सलवाद को समर्थन नहीं कर सकते, जिसने इस देश में 60,000 से ज्यादा सैन्य बल और सुरक्षा बल मार दिए, लाखों लोगों का जीवन अंधकार से भर दिया। उन आतताइयों को हम कवर फायर देना चाहते हैं कि मैं भी नक्सल, मैं भी नक्सल। नक्सल हो बाबू मेरे तो आओ फिर अबू जुमाड़ में हो जाए 2-2 हाथ। यहां दिल्ली में बैठ के गुलगुले न खाओ। नक्सल हो, नक्सल होना चाहते हो, तबीयत भुरभुरी हो रही है, आ जाओ दंतेवाड़ा में, वहां व्यवस्था है पूरी खातिर होगी। जिन भी राजनेताओं के मन में ये हुक उठ रही हो कि मुझे नक्सल होना है या मैं नक्सल हूं, उन सबको दंतेवाड़ा जाना चाहिए। वहां नक्सल विरोधी आंदोलन का भी थोड़ा बहुत कार्यक्रम चल रहा है। बंदूक और बम उठाने वालों के पक्ष में मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता, और जो लोग खड़े हो रहे हैं उन पर भी लानत है, मलानत है। बंदूक और बारूद के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। अगर सवाल पूछने का, जिनका सवाल पूछने का तरीका बारूद से होकर गुजरता है धर्मेंद्र भाई, सॉरी टू से, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। सवाल कंठ से आना चाहिए, तमंचे से नहीं, ये जान लीजिए। कंठ से बोलिए, 100 बार सर झुकाकर सुना जाए, मैं उसके पक्ष में खड़ा होऊंगा। लेकिन ना जी, मुझे ना रणवीर सेना पसंद, ना भूमियार सेना पसंद, ना नक्सली पसंद, ना चंबल के डकैत पसंद, ये जान लीजिए। वो किसी जात के हो। कहा तो छबराम को भी नेताजी जाता था, तो नेता मान लें। आपको स्मरण नहीं होगा 70 से 82-83 का दशक का समय, तब मुलायम सिंह को नेताजी नहीं कहा जाता था, उनको मुलायम सिंह कहा जाता था, छबीराम को नेताजी कहा जाता था, तो नेता मान लें। छबीराम भी यही कहता था जो आज आप लोग कह रहे हो कि हम तो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों पर जुल्म होगा तो छबीराम की बंदूक गरजेगी। अरे दादा रे दादा, एक मुठभेड़ में 9 पुलिस वाले मार दिए छबीराम ने, और सीओ को किडनैप करके गाड़ी में ले गया। उसको नेताजी कहते थे लोग। लोग पूछते थे तुम ऐसा क्यों करते थे, तो कहता मैं डकैती नहीं डाल रहा हूं, मैं तो गरीबों और शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा हूं। लो भैया, डकैत भी ताबीज पहनने लगे विचारधारा का। ये मंजूर नहीं होगा भैया, माफ करिए ना। अनंत अमित, अच्छा ये बात अचानक से 15 अगस्त को दिमाग में क्यों आई, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, एक। दूसरा, जो बात राज शर्मा कह रहे हैं उनको थोड़ा अतिरेक में चले गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इसके लिए 5-10 लाइन का स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री कार्यालय जारी कर देता है। प्रधानमंत्री ने ये जो कहा है दिमागी नक्सल, इसका मतलब ये है, तो फिर वो जिम्मेदारी सुधांशु त्रिवेदी को या रिजिजू को नहीं निभानी पड़ती, नहीं, क्योंकि उनकी बात ये लोग मानेंगे नहीं। अगर कोई नई बात उन्होंने कही और उस पर विवाद हो गया तो विवाद पर एक स्पष्टीकरण जारी हो जाए, क्या दिक्कत है? यह विवाद चले इसी के लिए बोले ठीक चलने दो, आनंद आ रहा है, ऐसा कुछ मसला है क्या अमित जी?
नहीं, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, राजनीति में ऐसा भी होता है। बोले गुरु बवाल के लिए बोले हैं, ऐसा भी होता है। मैं इसे 20 उदाहरण बता दूं। जब मैंने नेताओं से पूछा ऐसा क्यों, तो बोले गुरु बवाल के लिए बोले। क्या एक से सुन लो, एक याद आ गई, ये भूल जाऊंगा। शंकरराव चौहान गृह मंत्री थे, राजेश पायलट गृह राज्य मंत्री थे। कहीं गए, राजेश पायलट बोले आए पाकिस्तान नक्शे को नक्शे से मिटा देंगे। बवाल मच गया अमेरिका तक है। ये शंकरराव चौहान ने उनको डांटा, बोले क्या बोल दिए, बोले ऐसी भीड़ थी बोल दिए। भूलने में बोला करो यार, आप होम स्टेट मिनिस्टर होम। तो बोले प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खंडन करना पड़ेगा। बोले कर दीजिए। क्या, तो ऐसे भी बोल देते हैं। बोले ठीक, मौज आएगी। अगर मौज के लिए बोला तो अभी बता दो, और गंभीर बात है, उस पर विवाद है, तो एक स्पष्टीकरण आ जाए। अनंत हमें भैया जी, सर्वप्रथम आपको, सभी पैनलिस्ट को, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी भैया जी, देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना चुका है और हम 80वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। और जिस तरीके से लाल किला के प्राचीर से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्दों को कहा, 76 मिनट के भाषण में उन्होंने दिमागी नक्सली का जो प्रयोग किया, निश्चित तौर पे उन तमाम ऐसे लोगों को ये इस बात समझने और सीखने की जरूरत है कि माननीय मोदी जी ने बहुत ही गंभीर मुद्दों को लेकर उन्होंने लाल किला के प्राचीर से कहा है। ये लोग भी समझ रहे हैं और देश की 150 करोड़ आबादी भी समझ रही है। लेकिन इस बात को भैया जी 24 घंटे भी नहीं होते हैं और इस देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब का स्वयं बयान आ जाता है कि जी मैं नक्सली हूं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं आपके मार्फत से, इसी देश में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी। 13 अप्रैल 2006 को मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए इस देश का नक्सलियों का बढ़ना इस देश के लिए खतरनाक बात है। उसके बाद हमारी सरकार बनती है 14 में, हम ये घोषणा करते हैं कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवादियों का सफाया कर देंगे, और जो कि 31 मार्च 2026 को गृह मंत्री जी लोकसभा में घोषणा कर देते हैं। लगभग पूरे देश से नक्सलियों का सफाया हो जाता है। तो कांग्रेस माननीय मनमोहन सिंह जी के बयान के साथ है कि कांग्रेस माननीय चिदम्बरम जी के बयान के साथ है? पहली बात। दूसरी बात, अरे भाई जो नहीं रहा उसके साथ क्यों होंगे, जो है उसके साथ होंगे। और दूसरी बात, कल भैया जी 24 घंटे नाग पंचमी के भी नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आस्तीन के सांप पिछले 24 घंटे से निकलकर देश के तमाम राज्यों में घूम रहे हैं, एक मोफलर वाले का बयान आपने दिखाया। यही मोफलर वाला दिल्ली में जब आता है तो जन लोकपाल का टोपी पहन के घूमता रहता है और एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे नक्सली कह दिया, और वो तमाम बातें करता है कि मैं नक्सली कैसे हो गया। लेकिन वही जन लोकपाल का टोपी, जनता को टोपी पहनाकर आज वो कह रहा है कि मैं अर्बन नक्सली हूं। अरे ये मतलब अजीब तरह का हाल है साहब। आप पहले कह रहे थे कि मुझे नक्सली कह रहे हैं, आज आप स्वयं कह रहे हैं कि मैं अर्बन नक्सली हूं। तो ये बताता है। और तीसरा आपने प्रतापगढ़ी जी का दिखाया है। यही भैया जी उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ी है, इमरान प्रतापगढ़ी, जिसने तमाम बातें कही। उसी उत्तर प्रदेश में मुख्तार और अतीक के लिए एक कविता लिखा। वो कविता था, शायद किसी का ऐसा कद नहीं होगा, दोबारा इस मुल्क में अतीक अहमद नहीं होगा। अरे मैं प्रतापगढ़ी तेरे को बता देना चाहता हूं, इस देश में दोबारा अतीक अहमद जैसा की औकात नहीं है जन्म लेने की, मुख्तार जैसे की औकात नहीं है दोबारा इस धरती पर आकर और उत्तर प्रदेश जैसे में लोगों की हत्या करने की। दोबारा जन्म लेने वाले ऐसे लोगों को उसके गिरेबान में झांकने की यही तो सवाल है। इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, केवल झूठे वादे, झूठी बातें हैं। इतिहास कविता कर रहे इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग, तमन्नी चोर, अतीक अहमद और साइकिल चोर मुख्तार अंसारी के लिए कविता करने वाले लोग को ये सोचना पड़ेगा धर्मेंद्र जी दोबारा से दिमागी नक्सली, इसीलिए तमन्नी चोर, अतीक अहमद को सोचना पड़ेगा कौन है दिमागी नक्सली। दोबारा जब सरकारें वेलफेयर की बात छोड़ करके मैं अपने पर आ जाएंगी तो सवाल उठाने वाला, विचार पैदा करने वाला नक्सली हो जाएगा। अरे दिमागी नक्सली दिमाग का प्रयोग करके बताइए। दिमागी नक्सली पे वाले लोगों को यह समझना पड़ेगा कि 14 के बाद का नया भारत है, बदलता हुआ भारत है।
ये दुनिया में केवल डंक का रणनीतिक बसता हुआ चाल भारत है है मुख्य और मुद्दों से भारत भटकाने दुनिया की। के मोदी जी मामले खुद में जानते किस हैं। तरीके से अरे आगे बढ़ रहा है अभी जो वो अर्बन बता रहा नक्सल है था, कि दिमागी भारत नक्सल में तो हो सकता है यशस्वी मोदी जी खुद आगे प्रधानमंत्री सवाल माननीय पूछे नरेंद्र तो। मोदी जी के जब नेतृत्व विदेशों में जा कैसे करके देश आगे बढ़ सवाल रहा है, पूछते थे ऐसे भारत में ऐसे कमजोर दिमागी सरकार है, अर्बन नक्सल और जब ये मानसिकता कहते थे वालों से भारत में देश का कुछ भी नहीं होने वाला है। सपेरों की सरकार है, भारत में 150 ऐसी करोड़ सरकार आबादी है, तो भ्रष्टाचारी बताएगी सरकार ऐसे है, अर्बन तो ये नक्सलियों क्या को दिमागी तुमने नक्सल किस नहीं था? तरीके से देश का देश के अंदर बेड़ा हिंसा किया है। फैलाने की बात नहीं थी। चिंता मत तो करिए, मोदी जी भी होंगे उस तरह। हमने नक्सलियों को बंदूकों से हमारे सैनिकों ने हराया दिमागी और नक्सल जो है ऐसे अर्बन नक्सलियों को कोई इसकी संविधान परिभाषा और बता लोकतंत्र दीजिए, बताएगा कोई क्रिमिनल कि इस शब्द देश में बता रहना दीजिए। है तो नक्सल आप खत्म देश की करिए, मानसिकता से लेकिन रहिए, विचार देश नहीं के खत्म संविधान कर से सकते। चलिए। सवाल अर्बन पूछने को नहीं रोक अर्बन सकते नक्सल आप। की मानसिकता लेके इस देश में आगे नहीं बढ़ अर्बन सकते नक्सल नहीं, दिमागी नक्सल, दिमागी अरे नक्सल, दिमागी बौद्धिक नक्सली नक्सल की वही बात है जो करिए। अर्बन अर्बन नक्सल जैसे क्या तो होता है? कुछ लोग आए हुए थे अर्बन ना नक्सल अलग है। अराजकता फैलाने के लिए वही तो जंतर मैं कह मंतर रहा पर हूँ, कौन ढाक लोग मत थे? करिए। वो अरे थोड़ा दिमाग वो खोल के, आप दिमागी पढ़े नक्सली लिखे थे, हैं, कोई मानता वो हूँ। एक नैरेटिव अरे आप सेट कोई कर हाई रहे स्कूल थे। वाले थोड़े हैं, आप तो ठीक पढ़े ठीक लिखे। अनंत अमित को भी रोकूंगा, धर्मेंद्र सिंह को भी रोकूंगा। अनिल पांडे जी, मतलब जो चीज जहां गई नहीं वहां तक ले जाके हम उसको उसका नैरेटिव बदलना चाहते हैं। जैसे मजदूरों को नक्सली कहा, छात्रों को नक्सली कहा, विपक्ष को नक्सली कहा, फला को नक्सली कहा गया है। क्या जिसने बोला उसने ऐसा नहीं कहा, जिसने उसके बोले की समीक्षा की उन्होंने ऐसा नहीं कहा, जिन्होंने उनकी पार्टी से अर्थ समझाया उनके बोलने का उन्होंने नहीं कहा, केंद्र के मंत्री ने जो अर्थ बताया उसने नहीं कहा। फिर ये भैंस को हाँक के कहां ले जाना चाहते हैं और क्यों हाँक रहे हैं? बोले छात्रों को कहा, कहीं कोई प्रमाण नहीं कि छात्रों के लिए कहा। बोले जी हमसे चिदम्बरम के लिए कहा। चिदम्बरम की कुछ गतिविधियां गड़बड़ हो सकती है, लेकिन चिदम्बरम को कोई दिमागी नक्सल तो कहेगा नहीं। केजरीवाल जी पर तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन फिर भी एक बार उन्होंने कहा था मुझे को लोग नक्सल मानते हैं, खुद ही कहा था। और अब वो खुद आगे खुश होके बोले मुझे गर्व है कि मैं नक्सल हूं, भारत माता की जय। तो ये डंडे से हाँक के भैंस को विपरीत दिशा में क्यों ले जाना चाह रहे हैं? जितने नाम गिनाए चाहे राज जी ने या धर्मेंद्र जी ने कि इनके लिए कहा जा रहा है, ऐसा तो कहीं उल्लेख आया नहीं, या मेरे सुनने में कोई कमी रही हो शायद। कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जो सवाल पूछेगा वो नक्सल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। और जब टीवी पर बैठकर इतनी बड़ी और तीखी बातें हो सकती हैं तो सवाल पूछने पर रोक कहां है? एक बार एक मित्र ने टीवी हमारे साथ डिबेट में नरेंद्र मोदी को एक सांस में 51 खरी खोटी सुनाई, पांडे जी 51, और फिर कहा देश में तानाशाही है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने अब क्या करोगे, चप्पल से मारोगे भैया, दया कर लो भाई मेरे, रहम करो भैया। तब झेप गए। मैं टीवी पे बोल रहे हो 51 खरी खोटी इकट्ठी एक सांस में, और करे मोदी की तानाशाह है, किसी की सुन बोलने नहीं दे रहे। पांडे जी जी, दरअसल मैं राज भाई और धर्मेंद्र जी दोनों लोगों से कहूंगा कि वैचारिक विरोध अपनी जगह अलग है। ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, विपक्ष में हैं, विरोध करेंगे, लेकिन कुछ मुद्दों पे जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अमिताभ सर भी इशारा कर रहे हैं, वो हमें समझने की जरूरत है। जो नक्सली जंगल में थे, जिस तरह की मानसिकता थी, जिस तरह से देश तोड़ने की, लोकतंत्र में अविश्वास, वो भी तो यही कहते थे सर कि लोकतंत्र हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हथियारों से हम जवाब देंगे। तो फिर उसके पीछे के जो लोग हैं जो उस हथियारों की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, शायद हम उसकी बात कर रहे हैं। और मैं इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं बताना चाहूंगा कि किस समय यूपीए की सरकार में, चूंकि मैं कवर करता था उस समय, तो चिदम्बरम साहब ने क्या क्या कहा, मनमोहन सिंह ने कैसे कहा कि देश तोड़ने वाली ताकतें किस तरह से जो है वो हमारे विकास कार्यों को रोकना चाहती है और इनके लिए किन किन तरह का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने दिमागी नक्सली नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बहुत कई बार इस तरह का इशारा किया। तो मुझे लगता है कि जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना। देखिए जिस तरह से अनिल भाई, कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं की कुर्बानी हुई है नक्सल आंदोलन में। तो कांग्रेस ध्यान नहीं रखती, अपने लोगों का भी ध्यान नहीं रखती कि उनको भी जल उसमें कर दे, पितृपक्ष में जल अर्पित कर दें। जी, तो सवाल यही मैं कह रहा था कि सर ये तो है, ये तो दिख रहा है, लेकिन जो ग्लोबल ताकतें हैं जिस तरह से भारत को कमजोर करना चाहती है, ये मनमोहन सिंह ने भी कहा था उस समय जब कोंडाकोल्ली का जब परमाणु संयंत्र के खिलाफ अभियान चला था,
उन्होंने ये बात कही थी। तो किस तरह से देश विरोधी की ताकतें हैं, किस तरह से फंडिंग पैसा चीजें आ रही हैं, किस तरह से आंदोलन क्रिएट किए जा रहे हैं, हमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा राजनीति से ऊपर जाके उन्हें समझने की जरूरत है और उन्हें रोकने की जरूरत है। देश पहले है, बाकी विचार राजनीति बाद में है, मैं यही कहना चाहूँ। राज भाई, आपकी पार्टी के छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की पूरी नेतृत्व श्रृंखला एक झटके में बारूद का ढेर में बदल गई थी, राख हो गई थी। क्या कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए। कहाँ खड़े हो यार, वो छाती ठोक रहे बड़े बूढ़े चिदम्बरम, करे हाँ हम भी, हमको गर्व है कि हम दिमागी नक्सल हैं। यार कहाँ चक्कर में पड़े हो? नहीं, उनकी तो कुर्बानी याद कर लेते। उस वक्त क्या कहा गया था? कांग्रेस की नेतृत्व श्रृंखला बारूद के विस्फोट में खत्म हो गई। उनकी कुर्बानी भी याद नहीं रखते यार राज भाई आप। नहीं। अच्छा, मैं वो कुर्बानी एक नहीं थी, नतीजे ओके। पे पूछा हूँ। एक कहते हैं ना, जैसे तमाम गवाहों की सुनने के बाद तो तमाम ज्ञानी आदमी, देखिए यहाँ तो आदमी आता है आपके चैनल में और ज्ञान छोटा हो जाता है, उसका कद बड़ा हो जाता है। रहता इंच में बराबर है लेकिन कद बड़ा हो जाता है। मुझे अब महसूस हो रहा, और धर्मेंद्र भाई मैं पहुंचा हूं, हो सकता हूं गलत हूं, प्रधानमंत्री जी ने किसी को नहीं कहा, उन्होंने अपनी पार्टी के तथाकथित 30-32% लोगों को कहा, जिसमें एक अमित मालवीय भी थे, उनको कहा होगा दिमागी नक्सली। और अभी देखो, पानी पी पी के अमित भाई कोच रहे थे, पानी पी पी के। और अमित भाई दिमागी ये अनंत अमित है, ये अमित मालवीय नहीं है ना, ये तो अनंत अमित है। वो मालवीय का मसला दूसरा कहाँ महाराज? इनको भी कहा है, इनको भी। आप गलतफहमी के शिकार हो। मैं नहीं हूं दिमागी नक्सल, ना धर्मेंद्र भाई है, ना अमित दद्दा है, ना पांडे जी। आप समझो। और अगर ये मैं झूठ हूं तो जैसे मैंने कहा पत्रकार, मैं दद्दा क्योंकि बड़े भाई हैं, तो दद्दा ने एक बात कह दी कि एक प्रेस जारी कर दे 2.5 लाइन की, 5 क्यों लिखनी है भाई? अरे सारा मजरा ही खत्म हो जाएगा। मगर दद्दा ये भी गांव की उस बुआ की तरह व्यवहार कर रहे। होने दो लड़ाई भाइयों में, होने दो लड़ाई भाइयों में। क्यों नहीं करते हो? लानत है। देश का अभिभावक ऐसे शब्द कहे कि उनकी पार्टी का प्रवक्ता बैठ के पानी पिए। इसका मतलब जब आप अपनी बात को कहते हो और बीच में पानी पीते हो, तो यानी आपकी आत्मा की आवाज मर चुकी होती है, आपका किरदार मर चुका होता है। अरे कह रहा हूं, अरे भाई आदमी डिहाइड्रेट हो जाए उससे अच्छा तो पानी पीता रहे। वाह, ऐसा ना रोक टोक लगाओ यार मेरे। मतलब मैं एक बात ऐसा तो स्कूल में भी मास्टर भी नहीं रोकता था पानी ना पियो, पानी पीने की तो झूठ है। उस डिबेट में प्यासा मर जाना अच्छा है यार, पानी पी के कोट रहे हो। एक उधर आपके प्रधानमंत्री कादर खान की तरह बोलते हैं। हालांकि क्षमा चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को कादर खान नहीं कहता, लेकिन जैसे कादर खान 2 अर्थी बात कह देते थे पिक्चरों में, तो ये मत करो। ठीक है राज भाई, अभी रुकना होगा। राज भाई थोड़ा गड़बड़ा गए। उन्होंने कहा कादर खान 2 अर्थी। कादर खान तीखी बात कहते थे, पंच लाइन बोलते थे, 2 अर्थी बात दादा कोंड के करते थे। इसलिए उधर न चलो, वो रास्ता बहुत खराब है, उधर न जाना भैया, है वो फिर वैसे माहौल खराब चल रहा है। प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको किसी के संग कंपेयर नहीं करूंगा। हर व्यक्ति की भाषण की शैली है और वो व्यक्ति सफल है जो देश की जनता को अपनी बात समझा पा रहा है। जवाहरलाल नेहरू सफल थे, इंदिरा गांधी सफल थी, वाजपेयी सफल थे, नरेंद्र मोदी सफल है 3 बार। भाई उनको सर्टिफिकेट चाहिए कि हमसे आपसे नहीं ना। वो भारत के लोगों को समझा बता पाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और भारत के लोग समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं, इसीलिए जीत के आता आदमी। इंदिरा गांधी कैसे जीत के आई? नेहरू कैसे जीतते रहे? इसीलिए जीतते रहे कि वो समझा पाते। अब हमको आपको भाषण अच्छा लगे नहीं लगे, अपने घर बैठो। उनका कपड़ा अच्छा लगे नहीं लगे मत देखो। आपको पगड़ी से चिढ़ लगे मत देखो। जिसको पगड़ी अच्छी लगे 2 बार देखो। वो जनता के लिए बोलता है कि लाल किले की प्राचीर से व्यक्ति, धर्मेंद्र जी, ठीक, बाकी किसी के लिए नहीं। और जनता को वो अपनी बात समझा पा रहे हैं, इसका प्रमाण मिल गया। और ये भी प्रमाण मिल गया साथ में कि कांग्रेस जनता को अपनी बात नहीं समझा पा रही, ये भी साथ में प्रमाण मिल गया।
यूपी में सपा जनता को अपनी बात नहीं समझा पा रही, ये भी साथ में प्रमाणित हो रहा है। आप 17 भी हारे, आप 22 भी हारे, तो जो जीत रहा है उसको इतना तो माइलेज दो यार कि वो जनता को अपनी बात समझा पा रहा है। धर्मेंद्र जी, ये तो बड़ी ईमानदारी की बात है। जो हार रहा है इसका मतलब उसकी बात जनता को समझ नहीं आ रही, जनता उसकी बात को समझ से संतुष्ट नहीं है, उसके तर्क से। धर्मेंद्र जी, 24 में इस बात को आप मानते हैं ना, हमारी बात उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई थी, वो भी नहीं मानते हैं। हाँ, ठीक है, 17 नहीं समझे, 19 नहीं समझी, 24 में हमको समझी। हाँ, और हो सकता है हमको समझी भी और इनकी पोल भी खुल गई, तो इसीलिए तो उत्तर प्रदेश तैयार बैठा। हम उससे महत्वपूर्ण बात आ रहे हैं जिस मुद्दे पर आपने बहस किया था। देखिए, ये सवाल ये कौन तय करेगा कि इसकी ये जो दिमागी नक्सल है इसकी कानूनी परिभाषा क्या है? कौन तय करेगा कि ये दिमागी नक्सल है? देखिए, दोनों का घालमेल मत करिए। हम समाजवादी पार्टी किसी भी सशस्त्र विद्रोह के, हिंसात्मक आंदोलन के, किसी नक्सलवाद आंदोलन के बिल्कुल पक्षधर नहीं। उसको खत्म होना चाहिए और डेमोक्रेसी में इसका कोई स्थान नहीं। उनको सपोर्ट करने वाला जो साहित्य के माध्यम से, किसी अन्य माध्यमों से सपोर्ट करता है, उनकर पर भी कानूनी आपराधिक कार्रवाई होती है और हुई भी है। तमाम लोग अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए, उन पर अपना सरकारों की जिम्मेदारी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने राजनीतिक विरोधियों को दिमागी नक्सल कहता है तो ये बड़ी गंभीर बात है। देखिए, हिंसा और विचार दोनों को अलग करके रखना होगा। डेमोक्रेसी में असहमति, सवाल पूछना, सरकारों से सवाल करना, वैचारिक रूप से उनसे तमाम चीजों पे जवाब मांगना, वादों पर हिसाब किताब मांगना, ये कभी नस्लवाद या क्राइम नहीं हो सकता। अमिताभ जी, इसको अगर दिमागी नस्लवाद कह रहे हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि भविष्य में सवाल जो पूछे जाएंगे अपराध की श्रेणी में हो जाएंगे और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर ये प्रगति रही। और मैं एक उदाहरण दूं आपको, 2012 याद होगा, चुनी हुई सरकार को अगर आज के कंटेस्ट में देखें, अगर नरेंद्र मोदी जी उस समय होते, आडवाणी जी ने चुनी हुई सरकार को इलेजिमेट कह दिया था, आपको याद होगा। और उस इलेजिमेट शब्द को तो आप आज के संदर्भ में आडवाणी जी पे आप नस्लवाद का मुकदमा लगा देते। चुनी हुई सरकार को आपने इलेजिमेट कह दिया और इलेजिमेट कह करके कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इसका स्थान बने रहने दीजिए, इस तरह चीज नहीं कर सकते आप। तो जी धर्मेंद्र जी ने कहा कि आडवाणी जी पे आप मुकदमा कर देते कि इलिजिमेटेड गवर्नमेंट कही, उन्होंने नहीं करता कोई, क्योंकि राहुल गांधी तो पिछले 10 वर्ष से 12 वर्ष से 13 वर्ष से यही कह रहे ये चोरी की सरकार है, ये अवैध सरकार है। उन्हें बंद किया आज तक नहीं ना, उनके घर सिपाही गया नहीं, होमगार्ड भी गया नहीं, पूरे ठसके से घूम रहे हैं और कह रहे ये तो फर्जी सरकार है, बोल रहे हैं ना। तो काहे को परेशान हो गए आडवाणी जी गिरफ्तार हो जाते? कोई नहीं भैया, क्या क्या नहीं बोल रहे राहुल जी, बोल रहे ना गुब्बारा खत्म हो गया, गो वेंट गॉन, टाटा बाय बाय है। शाह मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, मोदी को नींद नहीं आ रही मेरे सामने डर के मारे, क्या कोई सी गिरफ्तारी की नहीं ना। अब तो यही है कि भाई लोकतंत्र साबित करने के लिए आप ये कह दो कि हमको जूता मारने की छूट दो, तब लोकतंत्र मानेंगे, और तो बाकी तो सब कहीं सुन रहे हो। तू तड़ाक तो कर ही रहे हो प्रधानमंत्री के साथ, और मंच से कर रहे हो, एक जेब में हाथ डाल के कर रहे हो, कर ही रहे हो, और ऐसी बातें कह रहे हो जो नहीं कहनी चाहिए। और जो लोग ये स्यापा करते हैं कि सवाल पूछने वालों को ऐसा सवाल, अव्वल तो किसी ने कहा नहीं सवाल पूछने वालों को नक्सली कहा जा रहा। जंतर मंतर पर सवाल को छोड़ो, सवाल की बड़ी अम्मा पूछी, बताई, बोली गई धुआंधार गालियां जो शब्दकोश में ना मिले, बनारस के शब्दकोश में भी, बनारस से ज्यादा बड़ा गालियों का शब्दकोश विश्व में कहीं नहीं होगा क्या? वहां भी गाली फेल हो गई, अब नहीं, वहां की भी गालियां फेल हो गई क्या? उनको तो गिरफ्तारी हुई नहीं। और क्या चाहते हो, मतलब इसके आगे और कितना लोकतंत्र चाहते हो ये तो बता दो। माका ढाका कर दिया मंच पर, क्या माइक पर। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को, सपा के अध्यक्ष को अगर ऐसी कोई गाली दे रहा होता तो मेरे ख्याल से सपाइयों के साथ उसका युद्ध हो गया होता, हिंसा हो गई होती व्यापक पैमाने पर। क्या यही धर्मेंद्र जी लट लेके जाते और कहते भैया जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या करते? बात नहीं हुआ,
ठीक है, गाली दे दी, ठीक है। कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया गया गाली देने के लिए, हैं? बाद में उनको बताया गया ये तो छुटके हैं, इन्हें छोड़ दो। तो छुटके को लायक आए को थे गाली दिलवाने के लिए, ठीक है। फिर भी छोटे बड़े सब छूट गए। अब गाली के लिए अगर प्रिविलेज चाहते हो यार तब अलग बात है। अनंत अमित, प्रश्न वही है, ये विषय अभी उठाने का मंतव्य क्या था, ये थोड़ा मैं भी समझना चाहता हूं। तरीके से देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि सही समय पे सही शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसी दिल्ली में भैया जी 2010 की आपने चर्चा करी, 2010 में अर्धसैनिक बल के 76 अर्धसैनिक बल छत्तीसगढ़ में मारे जाते हैं। उस दिन रात को इसी दिल्ली के एक बड़े यूनिवर्सिटी में रात को जश्न मनाया जाता है। 4 मार्च 2007 को जमशेदपुर का सांसद नक्सलियों के द्वारा मार दिया जाता है, और उसी 2007 में तमार का विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या नक्सलियों के द्वारा कर दी जाती है, और इस दिल्ली के में रात को जश्न मनाया जाता है। और अभी पांडे भैया कह रहे थे 2009 की चर्चा कर रहे थे, उस दोनों कांड में एक किशन दा एक नेता होता है नक्सलियों का, जो कि 2009 में कहता है कि 2030 में दिल्ली हमारा लक्ष्य है, दिल्ली की सत्ता पे बैठेगा यह नक्सली। लेकिन हमारी सरकार आती है और हम 31 मार्च 2026 तक लॉकअप बंद कर देते हैं पूरे देश से। तिरुपति से लेके पशुपति से लेके तिरुपति तक 180 जिला हिंदुस्तान का नक्सली कारपेट में तब्दील हो गया होता है। लेकिन आज न तिरुपति से लेके पशुपति से लेकर तिरुपति तक भैया जी चले जाइए, आज जिस छत्तीसगढ़ के दिन में पुलिस नहीं जाती थी, आज वहां पे दिन पे हैंडलूम दिवस के दिन वहां पे कैट वॉक कर रहे थे वहां के बच्चे, आदिवासी बच्चे। ये बताता है कि हमारी सरकार ने कैसे नक्सलवादियों को समाप्त किया है। हमने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने बंदूक के साये में जिस तरीके से नक्सलियों को खत्म किया है, इस देश के जो भी नक्सली मानसिकता वाले हैं, नक्सली दिमाग वाले हैं, उनको हम लोकतंत्र और संविधान के तहत इस देश में बताएंगे कि यह देश कैसे आगे बढ़ रहा है। जी भाई, मैं बिना तू में के आरोप प्रत्यारोप के एक और बुनियादी बात कहूंगा, जिससे यहां तो सहमत नहीं होंगे लोग कि दलीय सीमाएं हैं, बाहर सहमत होंगे। मेरी व्याख्या ये है पांडे जी कि बंदूक और बम चलाने वाले लोग उस विचार बीज की फसल हैं, मुख्य बीज है। बीज रहेगा तो बंदूक उठाने वाले और बारूद बम चलाने वाले फिर पैदा होते रहेंगे, ये बात लिख लो। मूल है विचार। इसीलिए मैंने कहा दिमागी नक्सल कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक है। परमाणु बम बहुत खतरनाक है ना, उससे खतरनाक तो कुछ नहीं पांडे जी। नहीं, अकेले वो राहुल जी ने बताया था हाइड्रोजन या नाइट्रोजन बम उससे ज्यादा बड़ा खतरा। उन्होंने कहा था मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, राहुल जी ने कहा था, तो मैं डर गया। मैंने हिंदुस्तान में फोड़ देंगे क्या, फिर पता लगा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसी को हाइड्रोजन बम बताया उन्होंने। हाइड्रोजन बम खतरनाक है, लेकिन उससे कई अरब गुना ज्यादा खतरनाक है वो दिमाग जो हाइड्रोजन बम बनाता है। अगर वो दिमाग रहेगा तो हाइड्रोजन बम फिर जन्मेगा। यही रक्त बीज की थ्योरी है जो भारत ने 5000 वर्ष पहले दुनिया के सामने रख दी थी। क्या है रक्त बीज की थ्योरी, पता है ना? देवता कुछ नहीं कर पाते थे, एक रक्त की बूंद एक शरीर खड़ा कर देती थी। फिर भगवती ने कैसे मारा, प्रसंग आपको पता ही, दुर्गा सप्तशती में। ये मैं पढ़ के मैं याद अपनी स्मृति से बताऊं, जरूरत नहीं ना। नक्सलियों के साथ भी वही करना होगा। बीज महत्वपूर्ण है। एक बीज में लाखों दाने पैदा कर, हजारों दाने पैदा करने की शक्ति होती है। राज भाई, दुनिया में जितने भी हिंसक आंदोलन हुए, बहुत विनम्रता से कह रहे हैं, उसको इसी भाव से लीजिएगा, कांग्रेस भाजपा चक्कर मत पड़ेगा। जितने भी हिंसक आंदोलन हुए हैं, उन सब के जन्म के पीछे एक विचार रहा है। विचार से ही हिंसक आंदोलन जन्मता है। लफंडरई से आंदोलन नहीं जन्मते।
वो कौन लोग हैं जिन्होंने नक्सलवाद के पक्ष में किताबें लिखी और ये बताने की कोशिश की कि ये वाद है, ये वाद है। समझ रहे ना आप इसको? जिन्होंने नक्सलिज्म को वाद कहा, बताने की कोशिश की, उनसे ज्यादा बड़ा दिमागी नक्सल और कहां ढूंढोगे? ये वाद नहीं है, ये समाजवाद की तरह वाद है क्या? अरे डूब मरो यार। समाजवाद को हमने वाद माना, पूंजीवाद को वाद माना, आपने नक्सलियों की हिंसक महत्वाकांक्षाओं को वाद का नाम दे दिया। बम को सनील में लपेटकर रसगुल्ला बताना चाहते हो हमको? ये स्वीकार नहीं होगा। सरकार भाजपा की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, चाहे जनता दल रहे, चाहे लोक दल रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये छोटे हितों से ऊपर उठिए मित्र। जिन्होंने नक्सली हिंसा को नहीं देखा, हिंसा के बाद के किसी गांव को नहीं देखा, हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को जिन्होंने कभी नहीं देखा, राज शर्मा जी, वो कभी नक्सली हिंसा समझ ही नहीं सकते। ये किताब से समझने वाली, सिनेमा से समझने वाली चीज नहीं। मुझे ये अवसर मिला है एक पत्रकार के नाते, मैंने देखा है। दशकों तक वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा। कोई स्कूल बना दे तो स्कूल उड़ा दो, कारखाना खुल जाए तो कारखाना उड़ा दो। और कितने ईमानदार थे ये बता दें नक्सली। एक बात कह के समाप्त कर दूंगा, पांडे जी, इनका कोई वाद नहीं था धर्मेंद्र जी, सच्ची बता दूं आपको। बड़े दुष्ट और बड़े भ्रष्ट थे, दुष्ट और भ्रष्ट दोनों थे। देश के एक बड़े उद्योगपति ने, नाम नहीं लूंगा, देश के एक बड़े उद्योगपति ने सर्वाधिक नक्सल प्रभावित उसमें एक बड़ा वो अपना प्लांट लगा दिया। नक्सली कमांडर्स आए, बोले हाँ भाई, बोले भाई साहब बताओ क्या करना है। महीना सेट हो गया, उनका प्लांट चलता रहा, नक्सली वहां पहरा देते रहे। क्या फोन करिएगा तो नाम बता दूंगा, आनंद समझ गए क्या? वो गरीब के लिए लड़ रहे थे? नहीं, किसी गरीब के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो माल पैदा कर रहे थे। जो काम डकैत कर रहा था वही वो कर रहे थे, जो छबीराम कर रहा था वही। और ये फर्जी बातें मुझे कभी प्रभावित नहीं करती। बांदा में ददुआ के लिए भी 4 लोग यही कहते थे कि ददुआ रॉबिन हुड है। अग्निहोत्री जी, रॉबिन हुड, अमीर को लूट के गरीब को देते। मैंने कहा ये जज लगे हैं, ये क्यों देते? मैं इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता कि आप अपने इर्द गिर्द 4 फर्जी कथाएं बनवा लो कि नहीं भैया ने हमेशा अमीरों को लूटा, गरीब। अरे आप कौन होते हैं अमीरों को लूट के गरीबों को देने वाले? आप शासन की व्यवस्था है क्या? नहीं ना, तो अपने काम से काम रखिए। जिन लोगों ने ददुआ से लेके और मान सिंह डाकू तक को महिमा मंडित किया, वही लोग नक्सलवाद को महिमा मंडित करने आ गए। मैं फिर कह दूं आखिरी बात, मुझे पता नहीं प्रधानमंत्री ने क्या सोच के कहा, वो प्रधानमंत्री जी जाने। जिसके हाथ में बंदूक है, जिसके हाथ में बम है, भारत के संविधान की व्यवस्था के खिलाफ, मेरे लिए वो नक्सल है, अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीएल मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीएल मसाला।